Dear students, welcome to PHY 467। आज हम पढ़ेंगे दी डीजनरेट आइडियल फर्मी गैस, और इसका ताल्लुक हमारे पिछले लेक्चर से है। तो आपको जहन में होना चाहिए कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। लास्ट टाइम हमने टी ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए कुछ कैलकुलेशंस की थी, जिनमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल एनर्जी और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डीजनरेट फर्मी गैस। और ये फर्मी गैस जो है, ये मतलब हम स्टडी इसको करेंगे इन द रेंज। लास्ट टाइम हमने किया था फर्मी टेम्परेचर, तो आज हमारा फोकस रहेगा कि हम रहें टी स्मॉलर दैन, मच स्मॉलर दैन टी एफ। ये तो है हमारा मतलब इसका थीम। ये वो रीजन है टेम्परेचर का जिसमें टी जस्ट ग्रेटर दैन ज़ीरो के पे नंबर ऑफ़ स्टेट्स की जो शेप है, लास्ट टाइम हमने समझा था इस चीज़ को कि टी इक्वल्स ज़ीरो के पे हमारे पास जो फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक स्टेप फंक्शन होती है, और जो ही हम और ई इक्वल्स म्यू पे ये स्टेप फंक्शन का रोल अदा करती है। और जो ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये स्टेप फंक्शन जो है वो एक लॉजिस्टिक फंक्शन में चेंज होना शुरू हो जाता है, और इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्टेप फंक्शन जो है, अगर हम उसको लिखें इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ density of states in energy and Fermi-Dirac distribution, which is basically it gives total number of particles. So that was we wrote last time, n of e times t of e. So that was somehow, for a step function it was simple. This shaded region is it gave us, but somehow for temperatures, so okay, I just clarify everything. So this is for t equals 0k, and now I change the color to show what happens to this if we increase the temperature from 0k. So now this function looks like this one. So what this graph actually shows, that at t greater than 0k we have the electrons, मैं इसको लिखता हूँ, the electrons which were occupying states below EF or mu, whatever you call it, have now been excited to states above mu. So we have some filled states above EF. Everything, this thing or this thing, this is all happening. This is all happening T much lower than, at T much lower than TF. TF यहाँ पे हमने कहीं पे भी इस ग्राफ में कहीं पे भी हमने शो नहीं किया हुआ। सो हम ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ फॉर T मच लेस दैन TF। अब इससे क्या मुराद है कि T इज़ मच लेस दैन TF, इसकी डिस्कशन हम बहुत दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। तो इस बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि TF हमारा वो टेम्परेचर है जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है फर्मी लेवल की एनर्जी को। और फर्मी लेवल की एनर्जी जो है वो डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल TF मेरा लिखता हूँ, TS इज़ डिफरेंट for
different metals. And sometimes it happens that it is much above than room temperature. So अगर हम room temperature पे उस metal को treat कर रहे हैं as Fermi gas of electrons, so we can take it, we can apply this Fermi gas very easily on it. So for example in copper आप जानते हैं एक metal है, पीरियाडिक टेबल में आप इसको लोकेट करें, मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ. फॉर कॉपर EF is 8 into 10 raised to the power 4 Kelvin. So it is much higher than room temperature. So we study most of the time copper is in our range where we can apply ideal Fermi gas theory on it, और ये हमें करेक्ट रिज़ल्ट दे सकती है इस केस में. अब हम ज़रा एस्टिमेट करते हैं कि किन रिज़ल्ट्स की हम बात कर रहे हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो हम इस आइडियल फर्मी गैस को अप्लाई करते हुए हम करेंगे, इससे हासिल करेंगे. सो हम अभी पहले वापस जाते हैं हम अपने लास्ट लेक्चर पे. तो यहाँ वहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जब कैलकुलेट किए थे, तो वो हमारे पास एक रिज़ल्ट आया था n equals 2/3 gamma c epsilon f raised to the power 3/2. इसको हम a बोल देते हैं. This has been derived in the last lecture, so don't worry कि ये कहाँ से आ गया. और इसको हम मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं. तो we can write it as n equals 2/3 gamma c epsilon 1/2 times epsilon सबस्क्रिप्ट f. और ये आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 3 डायमेंशनल फर्मी गैस के केस में c टाइम्स epsilon 1/2 that is equal to d epsilon or d epsilon at Fermi level. So we can write it like this. So our equation A now modifies to 2/3 gamma d, which is a function of epsilon f and epsilon f. इसको आप इक्वेशन लास्ट टाइम ये इक्वेशन 12 थी, इधर आप इसको इक्वेशन A1 कह दें फॉर योर कन्वीनियंस. तो यहाँ से हम इसको लेके चलते हैं और पहले हम देते हैं क्वालिटेटिव आर्गूमेंट्स. वी विल एस्टिमेट द हीट कैपेसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल. तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज आवर क्वालिटेटिव एनालिसिस. लेटर हम यूँ करेंगे कि हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, जिसे कहते हैं समरफेल्ड अप्रोक्सीमेशन, और फिर उससे इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने क्वालिटेटिव जो एस्टिमेट हमने लगाया हीट कैपेसिटी का, क्या वो वाकई इस थ्योरी से कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा. तो पहले हम चलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पे. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको एक तो ये इक्वेशन चाहिए होंगी, इक्वेशन A1 चाहिए होगी. अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब ये फंक्शन जो है वो स्टेप फंक्शन से चेंज होता है एक स्मूथ फंक्शन में, तो ये चेंज जो है ये एक ख़ास रेंज में आती है. और ये चेंज क्यों आती है? ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी थर्मल एनर्जी होती है, मींस हीट से मिलती है ये, क्योंकि अब टेम्परेचर ग्रेटर दैन 0 है ना. तो मतलब टेम्परेचर से कुछ वो एनर्जी हासिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो एक्साइट होके हायर स्टेट्स को ऑक्यूपाई करते हैं. तो ये एक स्मॉल रेंज में होती है, ये जो इसकी डेविएशन है ना, इसकी डेविएशन एक स्मॉल रेंज में होती है. तो अगर मैं इसको दोबारा प्लॉट करके आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे,
स्टेप फंक्शन को मैं डॉटेड शो करता हूँ और जो हमारा स्मूथ फंक्शन है इसको मैं कंटिन्यूस से शो करता हूँ। सो अब जो इसकी रेंज है, जिस रेंज में ये स्टेप से एक स्मूथ फंक्शन बनता है, वो कितनी रेंज में होती है वो एनर्जी? दिस इज इन द रेंज ऑफ kBT। इसकी ये रेंज होती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर वो होगा हायर, मतलब इस एनर्जी रेंज से, इतना ही ये फंक्शन ज़्यादा स्मूथ होता चला जाएगा। 2 लेक्चर पहले हमने ये स्मूथनेस इसकी देखी थी फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये एक स्मॉल रेंज होती है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस करके बनाया हुआ। तो इस रेंज में ये स्मूथ होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसका, अगर हमें kBT का अंदाज़ा है कि हाउ मच इज़ kBT, सो वी कैन एस्टिमेट दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव चेंज फ्रॉम हेयर टू हेयर। हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम एनर्जी भी बता सकते हैं उनकी कि कितनी है। वो कैसे रफली हम बताएंगे सारी, क्योंकि ये एस्टिमेट हो रहा है। तो हम लिखेंगे उसके लिए कि नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू kBT amount of thermal energy so that we will write as delta n, that would be equal to, delta n would be equal to, or since we are estimating, so we will write this as, that is roughly equal to gamma times T टाइम्स, अब आप ये रिलेशनशिप याद रखें, यहाँ पे हमारे पास n का जो रिलेशनशिप था वो था गैमा टाइम्स c टाइम्स एप्सिलॉन f रेज़ टू द पावर 3/2, और अगर हमने इसको d की फॉर्म में लिखा था तो a1 में हमारे पास था 2/3 गैमा d f एप्सिलॉन f एप्सिलॉन f। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू गैमा d f एप्सिलॉन f, दैट इज़ रफली इक्वल टू टाइम्स एप्सिलॉन f। ये आपने याद रखना है कि ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये एप्सिलॉन f है, ये हम कह रहे हैं कि इस रेंज में चूँकि ये डिस्टर्ब हुए हैं तो एप्सिलॉन f को हम रिप्लेस कर देंगे kBT से। सो यू राइट इट एज गैमा d ऑफ एप्सिलॉन f टाइम्स kBT। तो इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइट होंगे, ये हमारा रफ एस्टिमेट है। यहाँ से इस रेंज से ये इस रेंज में आ जाएंगे। और चलें इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी इन्होंने एब्जॉर्ब की होगी। दी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय दी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ये कितनी होगी, ये करस्पॉन्ड करेगी रफली, इसको हम कहेंगे डेल्टा ऑफ ई, दैट वुड बी रफली। अब ये प्रोपोर्शनल किसके होगी, इसके लिए आपको देखना होगा इक्वेशन, जो हमारी एनर्जी की इक्वेशन थी। नहीं, पहले तो हम लिखते हैं कि ये रफली होनी कितनी चाहिए, होनी चाहिए डेल्टा एन टाइम्स, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स और हर एक जो है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रफली, किस ऑर्डर में, kBT के ऑर्डर में।
multiplied by kBt. So we get number of excited electrons है हमारे पास डेल्टा n टाइम्स kBt, और इसको हम लिखेंगे, अब डेल्टा n की वैल्यू हम यहाँ पे प्लग कर देंगे 1 से उठा के, इक्वेशन 1 से. सो दैट इज़ gamma d of epsilon f टाइम्स kBt, और एक kBt हमारे पास ये वाला जो मौजूद है पहले से. सो अब मैं लिख देता हूँ इसको, ये कहाँ से आया हमारे पास, फ्रॉम 1. So now the change in energy is roughly equal to gamma d of epsilon f kBt squared whole squared. इसको आप इक्वेशन 3 बोल दें, 2 बोल देते हैं. डेल्टा ऑफ ई जो है हमारे पास, दिस इज आवर इक्वेशन 2. तो अब आपको पता है कि सी वी कैसे कैलकुलेट की जाती है. हीट कैपेसिटी पर पार्टिकल, पर एक्साइटेड पार्टिकल, जैसे मर्जी आप इसको लिखना चाहें. तो हीट कैपेसिटी पर एक्साइटेड पार्टिकल इज स्मॉल सी वी एंड दैट इज 1/n partial E over partial T, keeping volume and particles constant. And when we put the value from equation 2, I mean we just have to differentiate equation 2 with respect to T and just divide by n. So what we'll get, so we'll get this is roughly equal to now 2 times gamma times d of epsilon f over n and kb square t. This is our CV, that is the heat capacity per particle. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग और हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हमें ये चूँकि हमारे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स हैं वो मिलेगा एक और रिजल्ट. वो इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन हम ये करनी है कि हमने इक्वेशन ए पे वापस जाना है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है n की 2/3 गैमा सी एप्सिलॉन एफ रेज़ टू पावर 3 तो ये हम वैल्यू यहाँ से a से उठाएंगे और हमारी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो इस इक्वेशन को अगर हम बोलते हैं हमारी इक्वेशन 3, तो हम लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम a to 3 into 3. So put the value of n from a to a in 3. So यहाँ पे जब आप इसको प्लग करेंगे इसके अंदर तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CV. now you will get roughly equal to 3 kB T over TF. So from A1, sorry A नहीं A1 से उठानी है वैल्यू आपने, और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है A1 से वैल्यू उठानी. तो ये आपको मिलेगा एक रफ रिजल्ट. ये है आपकी एक बहुत बेशकीमत इक्वेशन जो आपको CV की डिपेंडेंस दे रही है टेम्परेचर पे. तो अब आप देख रहे हैं कि दिस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. सो CV इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है आपके पास. और लेकिन ये रिज़ल्ट हमने निकाला है अपने गैस लगा के, रफ़ गैसेस लगा के निकाला हमने, कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं की, लेकिन रिज़ल्ट ये ठीक है. अब इसका और जो प्रीवियसली हमने थर्मोडायनामिक्स और हीट कैपेसिटी स्टडी की हुई है लास्ट सेमेस्टर में डिफरेंट आइडियल गैस के केस में, ये चूँकि हमने आइडियल फर्मिंग गैस लिया ना, हमने लिया है एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि डीजनरेट हैं, टेम्परेचर उनका T मच लेस दैन TF है.
तो उनका एस्टिमेट करके हमने ये CV निकाली है और ये हमें बता रही है कि दिस इज़ डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हाउएवर अगर हम आइडियल गैस को स्टडी करें फॉर नॉर्मल आइडियल गैस ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एन आइडियल गैस ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशंस, तो उस केस में हमारे पास टोटल एनर्जी हुआ करती है 3/2 n kBT। और वहाँ अगर हम निकालें CV, एनर्जी पर पार्टिकल 1/n पार्शियल E/पार्शियल T, तो वो हमें वैल्यू मिला करती है 3/2 kB। ये एक बड़ा फेमस रिज़ल्ट है। अब आप देखें कि वहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल रही है CV की, दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, this has nothing to do with temperature, this value. However, CV now what we calculated in case of electronic contribution to CV for the case of low temperature ideal Fermi gas, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है बल्कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू T, सो इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। सो ये डिस्क्रिपेंसी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी आइडियल फर्मी गैस जो है उसको रिजॉल्व कर रही है। लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी आती कहाँ से है और ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा जज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी जो है, CV कह लें, CP कह लें, मेटल्स के केस में तो ये सेम ही होती हैं, तो हीट कैपेसिटी कितनी टाइप्स की होती है। तो जनरली फॉर मेटल्स केस और फॉर सॉलिड्स आप कहेंगे हीट कैपेसिटी, ये दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है C ड्यू टू इलास्टिक वाइब्रेशंस और ड्यू टू फोनॉन्स, और एक होती है C ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 पार्ट्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ मेटल्स। एक इसका इलेक्ट्रॉनिक्स हीट कैपेसिटी से कहते हैं, और एक होती है इलास्टिक हीट कैपेसिटी। जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है ये लो टेम्परेचर पे सिग्निफिकेंट हो सकती है, हाई टेम्परेचर पे इलास्टिक और वाइब्रेशनल जो भी आप उसे कहें, ये हीट कैपेसिटी प्रोनाउंस्ड होती है। और हाई टेम्परेचर्स पे ये इतनी ज़्यादा होती है, ये इलास्टिक वाली हीट कैपेसिटी, कि ये वहाँ पे शो ही नहीं होती है जो डिपेंडेंस है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो भी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो रफली इसको ऐसे शो किया जाता है, जो इसके लिए एम्पिरिकल एक फार्मूला है वो कुछ यूँ है। सो C टोटल that is equal to delta T cube higher temperature and gamma T. This is the dependence of on temperature. This how these gamma and delta are constants. और हम इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको ये मैं बता दूँ, दोबारा मैंने जिक्र तो किया है बोलते हुए, लेकिन मैं साथ में लिख देता हूँ, दिस इज़ एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप, दिस हैज़ नॉट बीन डिराइव्ड। एम्पिरिकल रिलेशनशिप वो होता है जो कि आप एक्सपेरिमेंट को देख के लिखते हैं। तो इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल कर्व शो करता हूँ कि इन टर्म्स का क्या मतलब है और ये कैसे शो होती हैं एक्सपेरिमेंट में। क्योंकि ये हीट कैपेसिटी देख के लिखी गई है एक्सपेरिमेंटल डाटा को, तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ मटीरियल्स के केस में। सो यहाँ अगर आप गौर से देखें इस ग्राफ में,
तो इस एक्सिस पे CV प्लॉट हुई है, इस एक्सिस पे टेम्परेचर क्यूब्ड है, और दोनों में ये सेम है। और यहाँ पे हमने CV का डाटा प्लॉट किया हुआ है अगेंस्ट T क्यूब। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये हाई टेम्परेचर पे ये कर्व बिहेवियर, दिस इज़ T क्यूब बिहेवियर, और लो टेम्परेचर पे दिस इज़ लीनियर बिहेवियर। तो ये एम्पिरिकल ये फार्मूला हमने जब फिट किया इस डाटा पे, ये जो रेड पॉइंट्स हैं ये डाटा है CV का, तो ये बड़ा एक्सीलेंट फिट हो रहा है। किसके केस में? सिलिकॉन, आप जानते हैं सिलिकॉन एक मटेरियल है, उसके केस में ये बड़ा एग्जैक्टली डाटा फिट हो रहा है। अब अगर हम यही डाटा फिट करते हैं कॉपर पे, कॉपर की CV हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और ये हमारे डाटा पॉइंट्स हैं, तो हम देखते हैं कि CV जो है वो हाई टेम्परेचर पे ये T क्यूब बिहेवियर शो कर रहा है। ये देखें कर्व्ड लाइन जो है ये T क्यूब बिहेवियर है, मतलब ये जो ब्लैक लाइन है ये फिटिंग शो कर रही है ना इसकी, इस फार्मूला पे। तो हाई टेम्परेचर पे T क्यूब फिटिंग है और लो टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन थोड़ी सी डेविएशन मौजूद है, डाटा एग्जैक्टली मॉडल पे फिट नहीं आ रहा। डाटा और जो एक्सपेरिमेंट का की फ़िटिंग है ये एक बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च का प्रोसीजर है। तो जनरली आप ये देखें कि ये ब्लैक लाइन जो है ये आपका फार्मूला है जो हमने उधर लिखा है, और रेड डॉट्स जो हैं ये आपका एक्सपेरिमेंट है। तो सिलिकॉन के केस में ये परफेक्ट मैच है कि ये तो फार्मूला एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है कि लो टेम्परेचर पे T बिहेवियर, लीनियर T बिहेवियर, और हाई टेम्परेचर पे T क्यूब बिहेवियर। लेकिन कॉपर के केस में हाई टेम्परेचर पे तो T क्यूब बिहेवियर बड़ा एग्जैक्टली शो हो रहा है, लेकिन लो टेम्परेचर पे थोड़ी बहुत डेविएशन आ रही है। तो अब इसका क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि ये यहाँ पे कुछ और भी मामलात हैं जो कि हमारी जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है ये इसको एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। आल्दो कि हमने अभी गेस किया है कि लो टेम्परेचर पे इसका बिहेवियर T के इक्वल होना चाहिए, लेकिन T के साथ साथ इसके जो साथ ये जो फैक्टर जुड़ा हुआ है ये हमने चूँकि एस्टिमेट किया है, तो ये जो साथ फैक्टर है ये एग्जैक्ट नहीं है। ये साथ जो फैक्टर है ये इसकी स्लोप देगा इस स्ट्रेट लाइन की, जो स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये वाला फैक्टर जो साथ मिला हुआ है ये इसकी स्लोप प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर है ये है 3KB/TF, तो ये शायद इतना अच्छा नहीं है इसके लिए जब हमने रफ़ एस्टिमेट किया अपने अंदाजे लगा के। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज़ कैसे कैलकुलेशंस करें कि ये जो यहाँ पे जो डिवीएशन आ रही है कॉपर के केस में ये कम से कम हो। ये डिवीएशन कॉपर के केस में बड़ी स्मॉल डिवीएशन है। कुछ और मेटल्स हैं, अगर हम उनके लिए करें कैलकुलेट करें ये यहाँ से इस गैमा को कैलकुलेट करें इस फार्मूला से, तो ये जो वेरिएशन है ये काफ़ी डिवीएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन के केस में एक्सपेरिमेंटल गैमा जो है वो 12 है, जो हम एस्टिमेट करेंगे इधर से, ये वाले जो हमारे एस्टिमेट्स हैं इधर ये 1.5 दे रहा है। तो हम अगर उनको प्लॉट करके देखना चाहें, तो मेरे पास वो प्लॉट है तो नहीं शो करने के लिए, बट अगर हम उसको देखना चाहें तो यहाँ पे डिवीएशन काफ़ी फ़र्क होगी। ये रेड डॉट्स ऊपर जा रहे होंगे, ये स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही होगी। तो अब हम देखते हैं कि हम ज़रा कॉपर के केस में, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर जैसी मेटल के केस में हम ये जो फैक्टर है ये वाला फैक्टर इसको कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इस दफ़ा हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा रिगरस करनी पड़ेगी, और वो रिगरस कैलकुलेशन करने के लिए एक अप्रॉक्सीमेशन है जो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, और वो है समरफेल्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो नेक्स्ट हम अभी वो करने लगे। सो समरफेल्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें स्टार्ट लेना है कि हमें चाहिए क्या। तो हमें इंटेग्रल्स एवेलुएट करने हैं। इंटेग्रल्स किस शेप में होने चाहिए, किस शेप के होंगे जो हमने एवेलुएट करने हैं, तो वो इस शेप के होंगे। मैं इसको कहता हूँ I 0 to infinity n of e टाइम सम फंक्शन। n of e तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली-ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ कोई एक ऐसा फंक्शन जुड़ा होगा जो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम n कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या e कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये जो फाई है ये वेरी करेगा। तो ये हमारा पर्पज़ है, एंड पे हमने इस चीज़ को एवेलुएट करना है, और इस पूरे फंक्शन पे किसी तरह से हमारे पास समरफेल्ड अप्रॉक्सीमेशन लगेगी। वो मैं बताता हूँ आपको कि उसकी क्या वैल्यू है। फाई की जो शेप है
फाई ऑफ ई की जो शेप है वो कैसी होगी, सम कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन रेज टू द पावर n, और n जो है वो होगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब इसको हम बाय पार्ट्स इस इंटीग्रल को हम इवेलुएट कर सकते हैं। आपको बड़े अच्छे तरीके से आती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो i जो है हमारा कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट टाइम हम n ऑफ e को ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल एंड लिमिट्स अप्लाई करते हैं इस पर 0 टू एप्सिलॉन माइनस। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जब मैं साई ऑफ एप्सिलॉन यूज़ कर रहा हूँ तो इससे क्या मुराद है मेरी। ऊपर मैंने यहाँ पे फाई ऑफ एप्सिलॉन यूज़ किया था। सो नेक्स्ट यूज़ करेंगे साई ऑफ एप्सिलॉन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एन ऑफ ई टी ऑफ ई। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो यहाँ पे जो साई ऑफ एप्सिलॉन है बेसिकली दिस इज एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ एप्सिलॉन। यहाँ पे मैं वेरिएबल थोड़े डिफरेंट रख लेता हूँ। मैं इस वेरिएबल को एप्सिलॉन प्राइम कह देता हूँ। this variable should be different from this one, so okay, so I write epsilon prime here. So ये phi of epsilon actually integration by parts का phi of integral of this है। आप integration by parts का फार्मूला चेक करें ज़रा जाके, आपकी ये असाइनमेंट है कि आपको थोड़ा याद है कि हमने क्या किया है। अब आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये जो फंक्शन है बाई पार्ट्स करते हुए हमारे पास जो पहली टर्म आ रही है, this term is 0 at both these limits, at infinity and at 0, because psi of epsilon जो है at epsilon 0 पे 0 है, तो इस वजह से 0 लिमिट पे ये सारा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। और at n of epsilon जो है वो एप्सिलॉन अगर हम बहुत इंक्रीज़ कर दें तो वो उस पर 0 हो जाता है। तो दोनों केसेस में ये जो फंक्शन है ये 0 होगा, तो ये टर्म गायब हो जाएगी। तो आपने जो स्टार्ट में इंटीग्रल ये वाला करना था, अब उसकी बजाय आप सिर्फ ये टर्म बच जाएगी हमारे पास। तो आई रिमेनिंग जो आई है हमारे पास वो ये बचेगा। इंटीग्रेशन अब हमारी चेंज हो जाएगी। तो नाउ इट वुड बी, so I should write here also 0 to infinity. I missed it here. So now our I remaining I is I is now 0 to infinity with a minus sign psi of e n prime of e de। मैं दोबारा लिख देता हूँ for your reminder, n prime of e means d of n of e over e d of e। ये आपको क्लियर होना चाहिए किससे क्या मुराद है। तो हमारा ये वाला इंटीग्रल, इसकी फर्स्ट टर्म ख़त्म हो गई है। तो अगर हम इसको अगर मुकम्मल लिखना चाहें, आई की बजाय मैं डायरेक्टली लिख दूँ, तो दैट इज़ ओके। फ़िलहाल डायरेक्टली इसको नहीं लिखते, इसको मैं इक्वेशन अपनी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे देता हूँ। हमारे पास इक्वेशंस क्या चल रही थी, इक्वेशन 3 थी, तो मैं इसको इक्वेशन 4 कह देता हूँ। दिस इज आवर इक्वेशन 4 दैट वी नाउ वांट टू इवेलुएट। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमने देखा कि हमारे पास जो n ऑफ e है तो वो इस तरह का फंक्शन है, एक स्टेप फंक्शन है, ये स्टेप लाइक फंक्शन है ऑलमोस्ट। थोड़ी सी वेरिएशन अगर इसमें ले भी आए तो स्टिल इट रिमेन्स अ काइंड ऑफ स्टेप फंक्शन। दिस इज आवर ओरिजिनल n ऑफ e वर्सेस e। ये था हमारा म्यू यहाँ पे। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू e और उसको प्लॉट करें,
एन प्राइम ऑफ ई उसे हम कहें, अगर इसको इसके पैरेलल प्लॉट करें, इसके ऊपर ही बल्कि इसी ग्राफ के ऊपर सुपर इम्पोज करें, तो वो हमें कुछ इस तरह का फंक्शन देगा। एक पीक मिलेगी और वो सिमेट्रिकल पीक होगी एट अराउंड ई इक्वल्स म्यू एफ के। मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दिया। इट वुड बी अ सिमेट्रिकल पीक अराउंड, इस तरह का होगा, मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ ई इक्वल म्यू पे आएगी कुछ, और अदरवाइज ये ज़ीरो होगा एन प्राइम ऑफ ई। तो अब हमारी जो कैलकुलेशन बचेगी इस इंटेग्रल में, जो इक्वेशन 4 है हमारी, तो अब हम इसी के राउंड अबाउट ही रहेंगे कैलकुलेशन करते हुए, क्योंकि इसमें ये मौजूद है ना एन प्राइम ऑफ ई यहाँ पे, तो इसके राउंड अबाउट मौजूद रहेंगे। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन है साई ऑफ ई। ये साई ऑफ ई अब कैसा होना चाहिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं? साई ऑफ ई का हमें तो पता नहीं है कौन सा है, इट कैन बी ई टू द पावर 1/2, ई टू द पावर 3/2। तो अगर हम मैथमेटिकली चलें तो इस साई ऑफ ई को हमें अप्रॉक्सीमेट करना होगा कि ये कुछ ख़ास किस्म का फंक्शन हो जिसको हम इधर इवेलुएट कर सकें। तो सबसे आसान जो गैस होता है, मैं लिखता हूँ सारी चीज़ें साथ साथ ताकि आपको याद दहानी रहे कि क्या इससे क्या मुराद है मेरी इक्वेशन 4 के हवाले से। सो वी नीड टू evaluate I, that is equation 4, in the vicinity को आप रेंज कह लें, in the range, in the vicinity at E equals mu, और we need to guess साई ऑफ ई। साई ऑफ ई का हमें पहले से नहीं पता कि क्या है, तो साई ऑफ ई को गैस करेंगे कैसे? मैथमेटिकली सबसे आसान ये है कि हम इसकी जगह साई ऑफ ई की जगह टेलर सीरीज़ लिखते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है मैथमेटिक्स में। व्हाट वी डू, वी राइट, वी एज्यूम, ऐसे कह लें आप, वी एज्यूम psi of E as a Taylor function or Taylor expansion. टेलर एक्सपेंशन क्या होती है बेसिकली वो भी आपको मालूम है। अगर हम साई ऑफ ई को अराउंड एप्सिलॉन लिखना चाहें तो दैट इज साई ऑफ एप्सिलॉन evaluated at epsilon equal to mu plus epsilon minus mu d epsilon of d e evaluated at e is equal to mu, or we can write it epsilon minus mu squared over 2 factorial d epsilon over d e squared evaluated at epsilon। ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं पहले भी, डिफरेंट मौक़ों पे ये एक्सपेंशन हमने की है। तो इस सारे प्रोसीजर को अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो टेलर एक्सपेंशन, तो इसको हम रिड्यूस करके सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ अ सीरीज़ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम k0 to infinity 1 over k factorial dk of psi over d epsilon k times epsilon minus mu raised to the power k. This is the expansion about epsilon equals mu, क्योंकि हमने ये इसकी ज़रूरत पहले ही बता दी है यहाँ पे इस फंक्शन को दिखा के। तो अब हम ये करेंगे, इसको हम साई ऑफ एप्सिलॉन इक्वल्स को, इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन 5, दिस वन, और इसको हम पुट करते हैं हमारी
इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में। अब हमारा जो नेक्स्ट आई है वो आ जाएगा, दैट इज के फ्रॉम 0 to infinity 1 over k factorial d k of psi over d epsilon k। समेशन तो हम पहले रख लिया हमने। अब आएगा इंटीग्रल n प्राइम ऑफ एप्सिलॉन, और इसके साथ हमारे पास टर्म आएगी, ये वाली टर्म बचेगी हमारे पास, एप्सिलॉन माइनस म्यू टू द पावर के डी के, बिकॉज सॉरी डी ई, बिकॉज ये जो टर्म है इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास साई जो है उसकी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे डी साई ऑफ डी के जो हैं ये ऑलरेडी कांस्टेंट हो चुके हैं, दे आर इवेल्युएटेड एट ई इक्वल्स म्यू पे। यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज साई में तो इट सेल्फ डिपेंडेंस थी एनर्जी की या एप्सिलॉन की, लेकिन जब हमने इवेल्युएट कर लिया इसको इन द फॉर्म ऑफ, मुझे इधर भी लिखना चाहिए था ऐसे का पे भी, ऊपर भी, सो दिस इज इवेल्युएटेड एट एप्सिलॉन इक्वल्स म्यू। यहाँ पे भी मैं क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने इसको बाइक में कर दिया। ओके, सो अब इसको हम अपना नेक्स्ट नंबर देते हैं इक्वेशन को, और इक्वेशन 6, और अब हमारा काम थोड़ा सा आसान होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। अब आपको पता है कि फर्मेंटर डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ n of epsilon is simply is very easy to write in the form of beta and epsilon. This is the फर्मेंटर distribution, simple। और इसका अगर आप n प्राइम ऑफ e करें डी n over d epsilon, so वो आपके पास आता है बीटा टाइम्स e to the power with a minus sign epsilon minus mu over e to the power beta epsilon minus mu plus 1 square। और ये वैल्यू हम इस इंटीग्रल को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो चीज़ें सॉर्ट आउट करने में। सो इस इंटीग्रल को हम कह देते हैं, कोई और नाम देते हैं, आई के कह देते हैं इसको, आई के, और सिर्फ आई के को एवेलुएट करते हैं और फिर इसको 6 में पुट कर देंगे। सो एन प्राइम ऑफ ई हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो हम लिखते हैं इसको आई के को so ik is now minus sign 0 to infinity beta e to the power beta epsilon minus mu over e to the power beta epsilon minus mu plus 1 whole square times epsilon minus mu raised to the power k। इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे स्पेशली अपने मकसद के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, वी राइट बीटा एप्सिलॉन माइनस म्यू, वी राइट दिस एज x एवल्यूशन के लिए, आसानी के लिए। सो बीटा डी एप्सिलॉन वुड बी इक्वल टू डी एक्स and rest of the things will change and we get ik equal to
minus beta raised to the power minus m, limits from beta mu to infinity e to the power x, x to the power m over ex plus 1 whole squared dx। ये आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये रिजल्ट। सॉरी, यहाँ पे x के बजाय यहाँ पे आप k सब्स्टिट्यूट करें, ताकि मैंने अपनी कैलकुलेशन की है तो उसमें मैंने, तो दिस इज k रेज़ टू द पावर x टू द पावर k बीटा टू द पावर k। सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो इंटेग्रल है इनसाइड दिस, ये वाला इंटेग्रल, इसकी लिमिट है हमारे पास माइनस बीटा म्यू से इन्फिनिटी तक। ये बड़ी ऑड सी इंटीग्रेशन लिमिट है। तो यहाँ आपको ये अगर पता हो कि जो हमारा टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो या म्यू जो है वो पॉजिटिव हो, तो उस केस में ये जो चीज़ है ये काफ़ी ह्यूज हो जाती है, मतलब इट अप्रोचेस इन्फिनिटी। माइनस बीटा म्यू अप्रोचेस इन्फिनिटी in the range mu is greater than 0 and t is okay, not very high but somehow it's low. I should not say it's high because then it will become very small. So it is low temperature and u is also positive, so this whole thing approaches minus infinity, not infinity but minus infinity. So we can change the limit of I of k, the integral in I of k, that is minus beta raised to the power k minus infinity to plus infinity e to the power x, x to the power k divided by ex plus 1 squared dx। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आई के जो है, ये जो इंटेग्रल अभी हमने लिखा है, ये वैनिश कर जाएगा ऑड के लिए। आई के इज़ 0 फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ के। ये आप चेक कर सकते हैं वैल्यूज़ पुट करके इसमें। ये जो इंटीग्रेशन है ये सारी की सारी 0 हो जाएगी। बाय पार्ट्स करें, बाय सब्स्टिट्यूशन करें, जैसे चाहें आप इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट करते हैं 0 की। जब हम वैल्यू पुट करेंगे 0 की तो ये सारे की सारी चीज़ हो जाएगी 1। इंटेग्रल भी 1 हो जाएगा और ये रेज टू द पावर करके हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म आई एट के इज इक्वल टू 0, इसको हम आई नॉट बोलेंगे, सो दैट इज़ 1। ये आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ऑड के लिए 0 है तो हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे I2, दैट विल बी दिस टर्म रेज टू द पावर 2, सो ये हो जाएगा के बी टी स्क्वेयर्ड, माइनस साइन भी गायब हो जाएगा और साथ आएगी टर्म जो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से आएगी। सिर्फ ये जो इंटीग्रल है इसकी जगह वैल्यू आएगी इसकी पाई स्क्वायर ओवर 3, पाई स्क्वायर ओवर 3, यस एग्जैक्टली, पाई स्क्वायर ओवर 3। हम अपनी लिमिट्स, हम इस इंटीग्रल को सिर्फ k इक्वल 2 तक ही महदूद रखेंगे। इससे हायर टर्म्स को हम इसके लिए एवेलुएट नहीं करेंगे क्योंकि वो टर्म्स बहुत छोटी होती चली जाएंगी। तो
ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये जब हम वापस पुट करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन थी आई के वाली ओरिजिनल इधर, तो फिर इसकी क्या शेप बनेगी इस ओरिजिनल आई की। तो हम कहते हैं जी इसको इक्वेशन जो आई के वाली इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं पहली तो इनको हम उठा के पुट करते हैं। पुट आई नॉट एंड I2 in equation 6. So what we will get? Original I will be equal to psi of epsilon, first term ये होगी psi of epsilon at E is equal to mu plus जो ऑड के वाली टर्म हो 0 हो जाएगी, तो इवन टर्म आएगी नेक्स्ट 1/2 फैक्टोरियल के बी टी स्क्वेयर जो कि इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। साथ इसका आएगा पाई स्क्वेयर ओवर 3 और साथ आएगा हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू के squared and so on. That should be evaluated at epsilon equals mu. अगर आप गौर करें जो हमने साई की ओरिजिनल डेफिनेशन की थी स्टार्ट में, तो साई ऑफ ई वाज actually integral of 0 to infinity phi of epsilon prime t epsilon prime। तो वहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव लेके देखें एक, तो ये ओरिजिनल मिल जाएगा हमारे पास psi of epsilon, और एक इसका फर्दर डेरिवेटिव लें सेकंड डेरिवेटिव जो कि हमें चाहिए इधर यूज़ करने के लिए यहाँ पे इस जगह, apart from the variables, so that would be d of first derivative of this with respect to epsilon। ऐसे लिख लें आप इसको d of phi over d of epsilon। ठीक, ये तो आप अंडरस्टैंड करते हैं मेरे ख्याल में बड़ी इजीली। तो उसके बाद हम जाते हैं वापस और यहाँ पे इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर इसको हमने नेक्स्ट नंबर नहीं दिया, इसको इक्वेशन 6 कह दें, इसको इक्वेशन 7 कह दें। इसको मैंने इक्वेशन 7 बोल दिया है। तो इसके अंदर आप ये वैल्यूज़ प्लग करें। सो व्हाट यू विल गेट, I now can be written as 0 to mu phi of epsilon d epsilon plus pi square over 6 k b t square d phi of then d epsilon evaluated at epsilon equals mu and plus so on। ये है हमारी समरफेल्ड अप्रोक्सीमेशन जो कि अब हम यूज़ करेंगे अपने किसी भी फंक्शन को एवेलुएट करने के लिए। तो हमने अपने ओरिजिनल एक इंटीग्रल जो हमें मालूम था कि इस तरह के इंटीग्रल हमें एवेलुएट करने पड़ेंगे, तो वो हमने लिए और उनके लिए हमने एक अप्रोक्सीमेशन डेवलप की। हमने नहीं की एक्चुअली, समरफेल्ड ने की थी, लेकिन हमने उसको रिपीट किया। So this is our Sommerfeld approximation to evaluate the integrals like। अब ओरिजिनल I क्या थी आपके पास, आपको याद होना चाहिए। ओरिजिनल I was 0 to epsilon, sorry not 0 to epsilon but ओरिजिनल I आपके पास इस शेप में थी n of e phi of e de। तो उसके लिए अब हमारे पास एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो ये जो चीज़ मैंने बॉक्स के अंदर बनाई है,
ये यूज़ करेंगे हम। और फाई जो है ये हम यूज़ करेंगे जो हमें गिवन फंक्शन में दिया हुआ होगा। वो फाई क्या दिया होगा वो भी हम देखते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए वो क्या है। वो फाई की मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली शेप होगी ए एप्सिलॉन सम कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन रेज टू द पावर एन, और एन की मैंने बताया था वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 हुआ करेगी। तो बस हमने सिंपली किया ये है कि ये इंटीग्रल जो हमारे जहन में था कि ऐसे इंटीग्रल हमें एवेलुएट करने पड़ेंगे किसी हद तक एग्जैक्ट सॉल्यूशंस के लिए, उनके लिए हमने एक अप्रोक्सीमेशन बनाई है कि इसके लिए हम इंटीग्रल को डिवाइड कर लेंगे 2 हिस्सों में, बल्कि 2 से ज़्यादा हिस्सों में, लेकिन हम चूँकि बड़ी टर्म्स इससे आगे वाली टर्म्स हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पहली 2 टर्म्स तक महदूद रहेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे अपना ये इस टाइप का इंटीग्रल। क्योंकि अब इस टाइप का इंटीग्रल हमें कहाँ चाहिए, ये इस टाइप का इंटीग्रल हमें चाहिए फॉर एग्जांपल हमने एवेलुएट करनी है एनर्जी, जो कि लास्ट टाइम हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं की थी। तो हम फर्ज करें हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी जो है वो आपके पास होती है, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में तो हमने इसके लिए फार्मूला ये यूज़ किया था, इसके लिए n of E C, तो कैसे लिखा था ना हमने, D of E and E T E, ये होता है हमारे पास एक रफ फार्मूला D of E टाइम्स E, क्योंकि हम इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने लगे थे ना एनर्जी की, तो उसको हम अब D of E को रिप्लेस कर देते हैं C E 1/2। D of E जो था इसकी वैल्यू थी हमारे पास C टाइम्स एप्सिलॉन 1/2, ये भी हमने लास्ट टाइम डिटरमिन की थी वैल्यू। C की वैल्यू हमें पता है क्या है, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और एप्सिलॉन की वैल्यू यूज़ करेंगे साथ। तो ये हम अगर इसमें पुट करें तो E हमारे पास आ जाता है गैमा 0 to infinity n of E C टाइम्स एप्सिलॉन 1/2 टाइम्स एप्सिलॉन जो पहले से मौजूद है TE, तो ये नेट हमारे पास आएगी वैल्यू इसकी गैमा 0 to infinity n of E C एप्सिलॉन 3/2 D एप्सिलॉन। सो अब आपको फाई यहाँ से क्लियरली नज़र आएगा, आपका फाई जो है वो ये फंक्शन है एप्सिलॉन 3/2। C को हमने बाहर लिख लिया वैसे ही डायरेक्टली, ताकि इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो। तो फाई को आप डायरेक्टली एप्सिलॉन पावर 3/2 ट्रीट करें, और ये आपका एन ऑफ ई है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसकी बजाय हम इसकी राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे दिस वन। सो फर्स्ट टर्म वुड बी 5 एप्सिलॉन इंटीग्रेटेड बिटवीन 0 to म्यू, एंड देन दिस थिंग इवेलुएटेड एट एप्सिलॉन इक्वल्स म्यू। सो हम इसको इवेलुएट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा जो वो बड़ा आसान सा होगा, सिंपल सा। सो E विल बी नाउ using Sommerfeld approximation E will be gamma C times 2/5 epsilon 5/2, instead we write mu to the power 5/2 plus pi square over 6 kbt squared mu to the power 1/2 and plus so on that we don't need. So अब ये जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशंस हैं, ये अब हमें KBT का टेम्परेचर का जो वो डिपेंडेंस थी CV की, उसको एवेलुएट करने में हेल्प करेंगी। तो खैर पहले हम एक और इंटीग्रल एवेलुएट कर लेते हैं n का, और इससे हमें कुछ और आसानियाँ होंगी।
इसको आप इक्वेशन 8 बोल देते हैं, हम इसको इक्वेशन 8 बोल देते हैं। तो अब हम इवेलुएट करते हैं n। सो n was an integral that was gamma times 0 to infinity d of e n of e d e। that was simply that, last time you did it। so यहाँ पे हम d of e की वही वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने ऊपर पुट की थी, c e to the power 1/2। तो अब हमारे पास n की वैल्यू आएगी c gamma 0 to infinity n of e times epsilon और e to the power 1/2 de। और ये अब इस पे हम समरफेल्ड अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास gamma c times 2/3 mu to the power 3/2 plus pi square over 12 kb t squared mu to the power -1/2 and so on। इसको आप इक्वेशन 9 बोल दें। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इक्वेशन 9 को। तो हम लिख सकते हैं इसको n इक्वल्स gamma c 2/3 mu to the power 3/2। हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास इनसाइड बचेगा 1 प्लस 1/8 pi square over 8, sorry not 1/8, pi square over 8 kbt over mu squared and so on। और इसको हम फर्दर मॉडिफाई करें तो हमारे पास आता है mu to the power 3/2। और हमें जब हमने m की डेफिनेशन लिखी थी इन टर्म्स ऑफ ई एफ तो वहाँ पे हमारे पास वहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी ई एफ की, मैं इसको रेड में लिखता हूँ, ई एफ इन टर्म्स ऑफ एन जो है वो ऐसे लिखा हुआ था एन तो इक्वेशन ए में अगर आपको याद हो हमने इक्वेशन ए लिखी थी n इक्वल 2/3 gamma c एप्सिलॉन f 3/2। तो यहाँ से आपका जो एप्सिलॉन 3/2 है वो आएगा आपके इस टर्म के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली एप्सिलॉन f 3/2 इक्वल्स म्यू 3/2
1 प्लस पाई स्क्वायर ओवर 8 के बी टी स्क्वायर और म्यू के बी टी ओवर म्यू होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसको आप इक्वेशन 10 बोल दें। तो ये तो थी कुछ कैलकुलेशंस। अब आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आप एक तो ये कैलकुलेट करें म्यू की वैल्यू यहाँ से असाइनमेंट, आप ये प्रूफ करें शो इन्हीं सारी इक्वेशंस को लेके कि म्यू इक्वल्स एप्सिलॉन एफ पाई स्क्वायर ओवर 12 टी ओवर टी एफ। टी और टी एफ डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, हमने पहले टी एफ भी डिफाइन किया हुआ है, उसकी फॉर्म में आपने इसको लिखना है। एक ये प्रूव करनी है, इसको इक्वेशन 11 बोल देता हूँ। और फिर अगर आप इक्वेशन 11 को पुट करें एनर्जी वाली इक्वेशन में, आप इसको यहाँ पुट करें 8 में, पुट इक्वेशन 11 इन 8, तो वहाँ से आपको ये मिलना चाहिए E should be equal to 3/5 n mu 1 plus 5 pi square over 12 t over tf स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशंस आप करें, इसलिए मैंने ये स्टेप्स छोड़ दिए हैं। और यहाँ से आपको सी भी कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ये आएगी आपकी इक्वेशन 12। तो ये अगर आपके पास आ जाती है, जो कि आनी चाहिए, मेरे ख्याल में डेफिनेटली आनी चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास सी वी जो है वो वेरी इजी हो जाएगी। सी वी जो सिंपली क्या होगी 1/n पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा सी वी की वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर ओवर 2 के बी टी ओवर टी एफ। और ये जो वैल्यू आएगी सी वी की विद 2 टर्म्स ऑफ करेक्शन ऑफ सम गिवन बाय समरफेल्ड, ये हमें जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था यहाँ पे, दिस ग्राफ, ये इसको मैच करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे ये जो स्लोप है टू द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास पाई स्क्वायर ओवर 2 के बी टी ओवर टी एफ। और ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी। कौन सी हीट कैपेसिटी? इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी यूजिंग द समरफेल्ड अप्रॉक्सीमेशन। इस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें, कुछ कैलकुलेशंस की हैं, समरफेल्ड अप्रॉक्सीमेशन की बात की है हमने। समरफेल्ड अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली आपको देती है करेक्शंस टुवर्ड एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आप का टेम्परेचर ग्रेटर दैन 0 केल्विन हो, लेकिन स्टिल यू आर इन द रीजन वेयर T is much smaller than the Fermi temperature, although T is greater than 0 K, but we are still in this region where T is still smaller than the Fermi temperature। इस रीजन को मैंने शुरू में, हमने इस टॉपिक का नाम ही यही रखा है, डीजनरेट फर्मी गैस। जब कल हमारी डिस्कशन होगी, नहीं कल से मुराद सैटरडे को, तो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इस रीजन को जो अभी हमने डिस्कवर किया है T मच स्मॉलर दैन TF हो, इसको डीजनरेट फर्मी गैस क्यों कहते हैं। ठीक है,
इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं। आपको मैंने रीडिंग मटेरियल दिया है, वो पढ़ के आइएगा, ये लेक्चर से गो थ्रू होके आइएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसको हम डीजनरेट क्यों कहते हैं। नॉर्मली क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स आपने पढ़ी है और हमने भी क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ की थी लास्ट सेमेस्टर में, तो मैं आपसे ये जानूंगा कि जो हमने डीजनरेसी की नॉर्मल डेफिनेशन की थी कि डीजनरेसी मीन्स टू लेवल्स विद सेम एनर्जी, क्या इसका मतलब ये है, या हेयर द डीजनरेट फर्मी गैस स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। तो आई होप को आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं दोबारा यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। वाई वी कॉल द फर्मी गैस फर्मी फ्री, इसको हम ये भी कहना चाहिए आइडियल फर्मी गैस of electrons at or around T much smaller than TF or degenerate gas। तो इस बात पे हमारी डिस्कशन होगी, इसको हम डीजनरेट क्यों कहते हैं, और हम ये देखेंगे कि समरफेल्ड अप्रॉक्सीमेशन को हम फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों यूज़ की हमने, और इसको ये कैसे हमें बेहतर रिज़ल्ट देती है। और थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे हीट कैपेसिटीज़ की भी, और ये सारा टॉपिक हमारा सैटरडे को कवर होगा, इंक्लूडिंग द लास्ट लेक्चर विच सम पीपल कुड नॉट डिस्कस। और आई होप कि ये हमें इसको करने में आसानी होगी नेक्स्ट टाइम अगर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे होंगे पॉलीस, पैरामैग्नेटिज्म, और हम मेटल्स को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि अगर हम उनमें मैग्नेटिक फील्ड का कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें तो उनकी एनर्जीज़ पे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस पे और उनके हीट कैपेसिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दैट वी somehow will do in the next couple of lectures. Cheers.